अगला क्वेश्चन है, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने जो देखिए रॉयल इंडियन नेवी, यहाँ पे जो विद्रोहियों का क्या मतलब है, हो सके कि आपने कभी ना सुना हो। तो जब भारत आजाद हो गया था, मतलब आजाद होने की कंडीशन पे था, तो जो इंडियन नेवी में इंडियन लोग थे वो विद्रोह कर दिए थे सरकार के खिलाफ, और इनको मतलब कि मनाने के लिए, विद्रोह से मनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को भेजा गया, और ये लोग मान गए। हालांकि इनके साथ फिर भी बुरा हुआ, जो अंग्रेज सरकार थी इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाई, जब तक कि 1947 आ नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन कि 20 सितंबर 1932 को सरोदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में शुरू किया? तो ये था रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। इन्होंने कैमुअन अवार्ड का घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह उनके निकट सहयोगी कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल, और इनको सरदार की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? तो बारडोली के महिलाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे S.N. बनर्जी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के देश में विभाजन पे सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए वो देश के विभाजन पे सहमत हो गई। आप देखेंगे कि जब संविधान सभा शुरू हो गई, तो वहाँ पे जो मुस्लिम थी, मतलब कि मुस्लिम का जो वो पार्टी थी, उनके द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, और इसमें हजारों लोगों को मार दिया गया। तो गांधी जी को पता था कि अगर ये विभाजन नहीं हुआ, जो कि अली जिन्ना की मुख्य मांग है, तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होंगे। इसी को रोकने के लिए सभी लोग सहमत हो गए कि अगर विभाजन होने से सब कुछ सही हो जाता है तो विभाजन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये था अगस्त सन 1917। अगला क्वेश्चन कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो ये है गोरखपुर में। और यहाँ पे हुआ क्या था? तो यहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मध्य रात्रि के कोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसी समय कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे अंतरिम प्रधानमंत्री भी बने। अगला क्वेश्चन कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी घटना है? ये मतलब कौन कहा था? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने। कब? 1924 में। कहाँ पे? बेलगांव में। तो इस तरह आपको प्रश्नों को जोड़ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये थे भगत सिंह, और ये इनको जल्दी फांसी दे दी गई थी 1931 में। डे था 23 मार्च का। अगला क्वेश्चन कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो अगला क्वेश्चन कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि कांग्रेस को, जब भारत आजाद होने वाला है तो कांग्रेस को अपने को खत्म कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। टाइम पीरियड की बात पूछे 1919 13 अप्रैल। अगला क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो यह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि हजारों बार आपके परीक्षा में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट बनाए थे जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, 27-28 में। तो यहाँ पे नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। अब नेहरू रिपोर्ट को तो सभी लोगों ने मान लिया और इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर अंसारी ने, लेकिन जब इसे अंग्रेजों को दिया गया तो अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया, और इसी गुस्से के कारण 1929 में लाहौर के अधिवेशन में यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात, मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। अगला क्वेश्चन कि स्वराज
अगला क्वेश्चन कि 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो ये था इलाहाबाद। कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पे विशेष जोर दिया गया? तो देखिए, जो हंटर कमीशन आया था ये अंग्रेजों के समय, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया तो ये था प्राथमिक शिक्षा पे, मतलब कि शुरुआती शिक्षा किस तरह शुरुआती शिक्षा को बढ़ाया जाए, इस पे जोर दिया गया था हंटर कमीशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन से एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑर्डिनेंस मतलब कि ये आज भी आप देखते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर गवर्नर है, दोनों को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। तो ये सबसे पहले दिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो भी एक्ट आते थे, मतलब कि 1773 हो, 1861 हो, जो भी एक्ट आते थे सबका बस एक ही नाम था, इंडियन काउंसिल एक्ट। बस इनको हम डिफरेंस कर सकते हैं तो इनके ईयर से, मतलब कि जो ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर मिला इनको, ये मिला 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। अब थोड़ा सा ऑर्डिनेंस आपको जान लेना चाहिए, जो आज ऑर्डिनेंस का स्वरूप है वो क्या है। तो ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब ये कि जिस समय सत्र है, जो मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें तो जो संसद है जिस समय अपने काम में नहीं है, मतलब कि संसदीय कार्रवाई नहीं चल रही है और किसी मुद्दे पे कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो उस समय राष्ट्रपति के केवल साइन मात्र से ही वो कानून बन जाता है और ये रहता है अगले सत्र तक। अगले सत्र के 6 सप्ताह बाद तक इसे संसद में पास कराना जरूरी होता है। अगर ये संसद में पास नहीं कराया गया तो ये फिर से कोलैप्स हो जाता है। इसी तरह सेम टू सेम होता है स्टेट लेवल पर भी, और स्टेट लेवल पे जो ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं वो है गवर्नर, और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। प्रेस सेंसरशिप का मतलब कि इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने रहे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए कई सारे काम किए। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत ने सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब देखिए, इससे पहले भी अंग्रेज राज करते थे, लेकिन अगर आपने जो पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 1773 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले से काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो उनमें भ्रष्टाचार था बहुत ज्यादा था, तो उसे रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और ये लाया गया था 1773 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपको कोई भी अपील करना था तो उसके लिए आपको लंदन में जो प्रीवी काउंसिल थी वहाँ पे आप अपील कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि गर्म दल का नेता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, मतलब कि राजा जी। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, इंडियन आपसे पूछेगा, तो ये है राजगोपालाचारी। तो इंडियन फर्स्ट है या फिर इंडियन लास्ट, दोनों यही है, क्योंकि इनके बाद इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, तो आपको उस लेखक का नाम बताना है। तो ये है मुंशी प्रेमचंद, और इन्हीं की रचना है गोदान तथा गबन। अगला क्वेश्चन कि बीएचयू मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। इनका पूरा नाम महामना मदन मोहन मालवीय था। अगला क्वेश्चन कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो ये लिखा गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया? तो ये था सन 1936। और आपको याद हो तो इसी के बाद मतलब 1937 में जो प्रांत वाइज इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। टाइम पीरियड 1878। अगला क्वेश्चन कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, तो ये शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा।
और अगला क्वेश्चन कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट, तो इसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो ये थे रामकृष्ण पिल्ले। और 1935 भारत अधिनियम, मतलब कि 1935 में जो इंडियन एक्ट जारी किया गया था, इसके द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो देखिए, जो 1935 में जो एक्ट बना, इसका आप देखेंगे कि ढेर सारा प्रभाव आज भी हमारे संविधान पे पड़ा है। और जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया 1950 तक, तब तक जो भी रूल हुए सब इसी एक्ट के तहत हुए। और इस एक्ट में सभी प्रांतों को अपनी अपनी मर्जी पे छोड़ दिया गया। और इसी के 2 साल बाद इलेक्शन हुए थे प्रांत वाइज। तो यहाँ पे इनके पीछे अंग्रेजों की ये मंशा थी कि जो राष्ट्रवादी नेता होंगे वो साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यहाँ पे इसमें जो अंग्रेज थे कामयाब नहीं हुए। अगला क्वेश्चन कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? तो ये था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो ये है सरोजिनी नायडू। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो यहाँ पे इनमें डायरकी सिस्टम नहीं था। डायरकी मतलब कि 2 लोगों का शासन, लेकिन वहाँ पे 1935 वाले में यही था कि सबको अलग अलग मतलब कि इलेक्शन के लिए जाना था। और यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि 1937 में इलेक्शन भी हुए थे। अगला क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? तो ये था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों ने से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ये कौन से मतलब किससे संबंधित है? तो ये है कैबिनेट मिशन से। देखिए, कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो यहाँ पे इससे कई चीजें हुई। एक तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दूसरा संविधान सभा बनाया गया। तो ये मई में आया था। इसे कभी कभी मई मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो ये थे सरदार पटेल। सरदार पटेल का मानना था कि अगर बंटवारा हो रहा है और यहाँ पे सब कुछ सही है तो हो जाना चाहिए। बाकी जो मतलब कि अलग अलग यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे प्रोविंस, उनको मिलाने का काम भी सरदार पटेल को दिया गया जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन कि कौन से विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है? तो ये है सन्यासी विद्रोह। इसको जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने अपने आनंद मठ में लिखा है। अगला क्वेश्चन कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये किस एक के अनुभव पे आधारित है? तो ये है स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण मिशन। अगला क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन कहाँ पे इनके मतलब की उसकी स्थापना की गई? तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, माउंटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बने। तो जो माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, कब आई थी? सीधे सीधे आपसे ये पूछा जाता है। तो ये आई थी 1909 में। और ये भी पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया? तो 1909 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। अगला क्वेश्चन की 1854 की उड विज्ञप्ति मतलब कि उड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का क्या लक्ष्य था? तो ये था कि मतलब कि जो उड विज्ञप्ति आई थी, मतलब उसका जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें भारत में जो पश्चिमी सभ्यता थी उसका विस्तार करना था। अगला क्वेश्चन कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो देखिए 1942 का मतलब कि हमने कई बार आपको बताया है कि 1942 मतलब कि इस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो चल रहा था और जो ब्रिटेन था वो हारने की कंडीशन में था।
इसीलिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। और क्रिप्स मिशन में ये था कि मतलब कि जो इंडियन लोग हैं हमारी सेना में भर्ती हो, हमें सपोर्ट करें, और जब हम जीत जाएंगे तो द्वितीय युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करने के लिए उसे डोमिनियन दे देंगे। डोमिनियन मतलब कि एक लेवल पे आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन उसके हेड तो हम ही रहेंगे। डोमिनियन का मतलब ये था। लेकिन आप देखेंगे कि जब 1929 में ही यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू थे लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे, तो यहाँ पे अब डोमिनियन देने की बात हो रही थी। अब डोमिनियन का मतलब कि आधा स्वतंत्रता, तो इसे पूरी तरह गांधी जी के द्वारा मना कर दिया गया क्रिप्स मिशन को। और यही क्रिप्स मिशन है जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। उन्होंने कहा कि एक गिरते हुए बैंक का यह एक पोस्ट डेटेड चेक है जो कभी भजने वाला नहीं है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया अमार सोनार बंगला बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया, उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया या किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिनको कि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए साहित्य के फील्ड में। बात करें भारत में तो भारत में सबसे पहले इनको मिला, और सबसे लास्ट में किसको मिला है? तो कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो ये था 1915। तो सुबह ये फिर से रिपीटेड हो गया है। यहाँ पे अनुशीलन समिति थी, तो यह क्रांतिकारी संगठन था जो अनुशीलन समिति थी। अगला क्वेश्चन है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए असहयोग आंदोलन कब से कब चला? तो ये था 1920 से लेके 1922 को। इसको मतलब चलाए जाने के पीछे क्या कारण था? तो जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसका फंडा ये था कि हम मतलब कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन नाम दिया गया। और इसको 1922 में जब बंद किया गया तो इसके पीछे कारण ये था कि चौरी चौरा में एक घटना हो गई और उसी घटना में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इससे आहत होकर गांधी जी ने इसे बंद कर दिया। हालांकि जब गांधी जी ने इसे बंद किया तो कई लोगों ने गांधी जी का जोरदार विरोध भी किया, लेकिन ये फिर से कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो विदेशी कपड़े थे उनको जलाया जाने लगा। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने कहा कि इसको जलाना कोई अच्छी का बात नहीं है, यह एक निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि हम लोग उसे खरीद करके इसे चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर है? तो देखिए जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो सबको पता है कि गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन कि त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो जो 1927 में बटलर कमेटी आई, जो कि अभी आपने देखा था कि मतलब कि 1928 में कौन आया था? तो 1928 में आया था साइमन कमीशन, और 1927 में बटलर कमेटी आई थी। तो यहाँ पे बटलर कमेटी का उद्देश्य ये था कि जो भारतीय राज्य थे और उनके बीच भारतीय सरकार के बीच संबंध को सुधारना था, क्योंकि सभी लोग अपने अपने मन के थे, सभी लोग अपने अपने इच्छा से काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन कि डू और डाई यह नारा किसने दिया? करो या फिर मरो, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब कहा गया था ये भी पूछा जाता है। तो ये कहा गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्रिप्स मिशन इसी समय भारत आया था, क्रिप्स मिशन। और आप ध्यान देंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी समय चल रहा था। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो अभी हमने आपको बताया कि इसके सभी जो सदस्य थे सभी अंग्रेज थे और इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया। इसके बहिष्कार में जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हो गई थी पुलिस के लाठी चार्ज में। अगला क्वेश्चन कि भारत में डायरकी कब से शुरू किया गया? डायरकी सिस्टम तो ये शुरू किया गया था 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, और डायरकी को खत्म करने का सुझाव दिया 1928 में, जो एक मिशन इंडिया आया था। अगला क्वेश्चन कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये था बारदोली का सत्याग्रह। और आपको ध्यान देना चाहिए कि बारदोली के सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई बारदोली के महिलाओं के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए या फिर समाप्त कर देना चाहिए? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यही कारण है कि जब भारत आजाद होता है तो महात्मा गांधी कांग्रेस के जो सदस्य नहीं थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जब भारत आजाद हुआ तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? तो नहीं, गांधी जी सदस्य नहीं थे। और रही अध्यक्ष की बात, तो गांधी जी केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ है? तो ये है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। हालांकि इसके बाद जो 1939 में जब इनको चुना गया तो गांधी जी ने इनको बुलाकर इनको विरोध जताया कि आपको नहीं बनना चाहिए, और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस यहीं पे इस्तीफा देके उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये भी कई बार पूछा गया है आपको, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारत के लगभग बीचों बीच से क्या गुजरता है? तो देखिए, जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होके गुजरती है। और बीचों बीच कहने का क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो जहां 29 में से 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरता है ये है कर्क रेखा। देखिए, इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन दे देगा 8, 9, 7, 6। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है 8। और कभी कभी थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे आपको उस स्टेट का नाम भी पूछ लेता है, जैसे कि इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो इसलिए आपको इन 8 राज्यों का नाम याद होना जरूरी है। जैसे पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला क्वेश्चन कि अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो देखिए, इस तरह ये क्वेश्चन है, ये परीक्षा का लिया गया क्वेश्चन है, ऑप्शनल। तो यहाँ पे अगर इन ऑप्शनों में से बात करें तो जो गांधीनगर है ये सबसे नजदीक है कर्क रेखा से। आप देखेंगे कि यहाँ पे जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह जो जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से होके भी जाती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली किसी शहर का नाम दे रहा है। तो इन चारों ऑप्शनों में से गांधीनगर से सबसे नजदीक से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन कि भारत के बारे में सही कथन क्या है? तो यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4% भाग पे अधिकृत है। मतलब कि जो दुनिया में पूरे देश है उसका लगभग कितना परसेंट है इसके पास जमीन? तो 4%। और ये 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को चक्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ जो टाइम वाला जोन है, हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं जीएमटी से, इसके बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन कि भारतवर्ष आकार के आधार पे, मतलब क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का कौवां भाग है? तो विश्व का सबसे बड़ा भाग अगर बात करें तो ये है रूस, लेकिन जो भारत है ये 7वां भाग है क्षेत्रफल के आकार में। अगर जनसंख्या के आधार पे पूछे तो जनसंख्या के आधार पे दूसरा होगा, क्योंकि पहले स्थान पे है चाइना। तो जनसंख्या के आधार पे दूसरा और क्षेत्रफल के आधार पे 7वां। अगला क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2 पॉइंट मतलब कि 4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो अभी हमने यहाँ पे बताया था आपको कि जो भारत का क्षेत्रफल है पूरा संसार के लगभग जो 4% है उसके बराबर है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो जनसंख्या है लगभग 17.5% के बराबर है। और ये 17.5% वाली गणना कब की है? तो 2011 की। देखिए, जो जनगणना होती है ये 10 साल पे होती है, और लास्ट टाइम में 2011 में हुई थी, अब होगी 2021 में। जब तक जनगणना हो नहीं जाती तब तक जितने भी प्रश्न हमारे सामने आएंगे हमको 2011 के अनुसार ही उन्हें ट्रिक करना होगा, भले ही 2019 चल रहा हो। अगला क्वेश्चन कि भारतवर्ष में गांवों की संख्या कितनी है? तो ये है लगभग 6,40,930, और ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। अगला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर से नहीं गुजरती है। मतलब कि जो हमारा जो टाइम है जीएमटी से 5.5 घंटे का,
इनमें से कौन से स्टेट से नहीं गुजरता है? तो ये है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82.30 डिग्री कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मिर्जापुर से। और जो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है ये है 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको आप याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा गया है। और ये तो सबको पता है कि जो भारतीय मानक समय है ग्रीनविच माध्य समय, ये IST से मतलब कि इंटरनेशनल से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है, इसीलिए इसके आगे प्लस 5.5 घंटे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 0 बजे IST पर होता है तो गुजरात के कंडाला में लगभग कितने बजे होगा? तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न के पूछने का क्या मतलब है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 बजे। तो अगर सूर्योदय वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होता है तो जो गुजरात है तो यहाँ पे लगभग 7 बजे होगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूरब में है, गुजरात का जो कंडाला है वो सबसे पश्चिम में है। तो आपसे ये पूछा जाए कि भारत के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी टाइम में कितना का डिफरेंस है? तो ये है लगभग 2 घंटे का। और 2 घंटे में किसके, मतलब कि अगर वहां पे सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सुदूर दक्षिण पॉइंट कौन है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन कि दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट कौन है? तो ये है कोलकाता। और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से हो करके जाती है कर्क रेखा, और पश्चिम बंगाल भी उन 8 राज्यों में समाहित है। अगला क्वेश्चन कि भारत के 2 लगभग बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है? मतलब कि भारत को लगभग 2 भागों में बांटने वाला, लगभग के बारे में बात हो रही है। तो ये है कर्क रेखा। और ये गया कहाँ से है? तो 23 अंश 30 सेकेंड 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अगला क्वेश्चन कि झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है मणिपुर। अगला क्वेश्चन कि हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली के शहरों में जून के महीने में दिन की अवधि अधिकतम होगी। मतलब इसमें से कौन से शहर में जून के महीने में जो दिन की अवधि है सबसे अधिकतम होगी? तो ये होगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वाला उनके समय के बीच कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये होता है 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो ये है ग्रेट निकोबार। मतलब कि जो हमारे जो द्वीप खंड है वहाँ पे है दक्षिणतम बिंदु स्थित। अगला क्वेश्चन कि भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित कौन करता है? और यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन ऑप्शनल से लिए गए हैं। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है और गुजरात सबसे पश्चिम में है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो ये गुजरात का है गौर मोता। और इसका अगर लोकेशन आप देखें तो 68 अंश 7 मिनट है पूर्व। अगला क्वेश्चन कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में वह राज्य देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मतलब कि इसमें से इन चारों ऑप्शनों में से मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम, इनमें से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ये है मणिपुर। वैसे आप देखेंगे तो बांग्लादेश ऐसा देश है जिससे कि हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है स्थलीय सीमा की बात करें तो। लेकिन जो मणिपुर राज्य है, हमारा जो मणिपुर राज्य है, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कौन सी सीमा नहीं लगती है? तो मणिपुर है अगर पूर्वी क्षेत्रफल पूर्वी के तरफ की प्रदेशों की बात करें तो। अगला क्वेश्चन कि भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मतलब कि भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैक मोहन रेखा। कई बार पूछा जा चुका है। उसी तरह आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, इसका उत्तर हम अभी आगे बता देंगे। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है उस सीमा का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इस सीमा का क्या नाम है? कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आपने देखा कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है उसे कहते हैं मैक मोहन रेखा। अगला क्वेश्चन कि भारत श्रीलंका से अलग होता है, यानी कि जो भारत और श्रीलंका है इसके बीच कौन सी सीमा है? तो ये है पाक जल डमरू मध्य,
यहाँ पे देखेंगे आपको कि ये सब जल की सीमा है, तो इसे कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। ये कई बार पूछा जाता है और लोग केवल पाक देख करके इसका ऑप्शन सही ट्रिक नहीं कर पाते, उनको लगता है कि पाक से पाकिस्तान हो जाएगा, लेकिन इसका सही नाम है पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका और भारत अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन कि नेपाल, भूटान और चीन की सीमा में से मिलने वाला भारतीय राज्य है, मतलब कि इन तीनों राज्यों से मिले, नेपाल से, भूटान से और चीन से, तो ये है सिक्किम। और अभी यहाँ पे सिक्किम में चीन से लेके झगड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, तो ये था सिक्किम। और सिक्किम की लोकेशन ऐसी है कि ये एक ही जगह पे नेपाल, भूटान तथा चीन से मिल लेता है। अगला क्वेश्चन कि तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं मतलब कि जो बांग्लादेश है, मतलब कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो ये है त्रिपुरा। आप देखेंगे कि ये बीचों बीच है, उनके अंदर तक जाके है। और अगला क्वेश्चन कि भारत में उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है इधर के तरफ, तो उत्तर के तरफ। अब देखिए जो मतलब कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, यहाँ माउंट एवरेस्ट से पहले वहाँ पे एक समुद्र हुआ करता था और ये दो प्लेटों के टकराने से समुद्र के जगह पे अब माउंट एवरेस्ट बन गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो पुरा चुंबकीय परिणामों से ये हमें पता चलता है कि जो भारतीय स्थल है ये सरका है किधर, उत्तर के तरफ। अगला क्वेश्चन कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है, तो अभी हमने आपको बताया बांग्लादेश की, लगभग 4000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, मतलब कि ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इन ऑप्शनों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो ये है नागालैंड। अगला क्वेश्चन कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, तो ये थे रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ नाम था इनका, और इसीलिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ सीमा। अभी यही क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन कि डुरंड लाइन भारत की सीमा को किसके साथ बांटती है, तो जिस तरह पाकिस्तान से रेड क्लिफ बांटता है, चाइना से मैकमोहन बांटता है, उसी तरह जो अफगानिस्तान है यहाँ से हमें अलग करती है कौन, डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का कैसा उदाहरण है, तो ये है परवर्ती सीमा का। अगला क्वेश्चन कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये है 8, और आपको 8 राज्यों का नाम याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। और भारत कितने भागों में विभाजित है, तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है उसमें पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पे सबसे अधिक भौगोलिक प्रभाव कहाँ पे पड़ता, तो यहाँ पे देखिए अगर हिमालय हमको किस तरह बचाता है, तो जो दुश्मन है उससे भी बचाता है, जो साइबेरिया से आने वाली शीतलहर है उनसे भी बचाता है, मतलब कि हिमालय हमें कई तरह से बचाता है। तो अगर हिमालय की श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। मतलब कि आज जो सिंधु गंगा का मैदान इतना जो मृदा से भरा हुआ है ये उतना नहीं होता, और ये उसमें मृदा में जल की मात्रा नहीं होती, और जो मानसून होता है वो इस समय के मानसून इतना अच्छा नहीं होता। अगला क्वेश्चन कि लघु हिमालय कहाँ पे स्थित है, तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ सही क्रम बताइए। पश्चिमी भाग में तो ये है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। तो हिमालय की श्रेणी हमको 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर पश्चिम भाग से पूछे तो शिवालिक, लघु हिमालय तथा महान हिमालय जो 3 भाग होंगे। अगला क्वेश्चन कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन है, तो यहाँ पे देखिए अगर हिमालय ऑप्शन रहता है तो ये हिमालय की ही एक भाग है। आप देखेंगे कि जो शिवालिक है, अभी हमने आपको बताया शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, हिमालय की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे नवीन हिमालय होता है और हिमालय में कौन है, तो शिवालिक। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन है, तो यह है गोंडवाना। और उच्चावास आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो यह धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काकाकोरम। अगला क्वेश्चन कि हिमालय में उत्तर दिशा की ओर
के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन कि हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम बताइए। अब पूर्व से पश्चिम की तरफ बताना है तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अगला क्वेश्चन कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये उसकी तुलना में कम है। और हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति परिवर्तन आता है? तो आप देखेंगे कि हिमालय में जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है वहाँ पे कई वनस्पतिक परिवर्तन आते हैं। तो क्या परिवर्तन होता है? तो तापमान में गिरावट होती जाएगी, वर्षा में बदलाव होगा और जो मिट्टी जो होगी वो उपजाऊ कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन की उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है पटकाई श्रेणियां और ये किसकी है? तो हिमालय की। अगला क्वेश्चन की नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में से संलग्न नहीं है। तो ये है त्रिपुरा। माउंट एवरेस्ट स्थित है, मतलब कि जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ये कहाँ पे स्थित है, कौन से देश में? तो ये है नेपाल में। अगला क्वेश्चन की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। और देखिए यहाँ पे अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो हमारे यहाँ जो सबसे नवीन पर्वत है ये कौन सा है? नवीन पर्वत मतलब कि नया पर्वत, तो ये होगा माउंट एवरेस्ट। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना पर्वत यहाँ पे कौन सा है तो हो जाएगा अरावली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन की प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने में सफल हुई, पहली भारतीय महिला जो कि एवरेस्ट शिखर मतलब कि माउंट एवरेस्ट पे, तो ये है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है जुंको ताबोई। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला तो जुंको ताबोई है। और अगर पूछा जाता है कि भारतीय पहली महिला तो ये है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? मतलब कि चढ़ने वाली, और कितने बार? तो 2 बार। तो ये है संतोष यादव और ये भी एक महिला है। अगला क्वेश्चन कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो अगर ये पूछा जाता है कि दूसरी भारतीय महिला, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है? तो बछेंद्री पाल। और दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला तो भी संतोष यादव होंगी। मतलब ये 2 बार चढ़ने वाली है, लेकिन अगर इस तरह क्रम में बात करें तो ये दूसरी बार चढ़ने वाली है भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी कौन सी है? तो अभी आपने देखा कि जो माउंट एवरेस्ट है ये तो नेपाल में है, लेकिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गाडविन आस्टिन। अगला क्वेश्चन कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो यह नेपाल और सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन कि नंदा देवी चोटी, तो जो नंदा देवी चोटी है यह गढ़वाल हिमालय का एक भाग है और नंदा देवी शिखर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। तो अगला क्वेश्चन कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? मतलब कि इसकी खोज कहाँ पे हुई है? तो मुंबई से पश्चिम दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर और कितना ऊंचा है? तो 1505 मीटर ऊंचा है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। कितना ऊंचा है? तो 1505 मीटर। अगला क्वेश्चन की अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में स्थित है वो कौन सा है? इनमें से कौन केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो ये है अजंता एवं एलोरा की पर्वत श्रेणियां जो है ये केवल महाराष्ट्र में है। बाकी को आप देखेंगे तो जो अरावली है ये भी कई स्टेटों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? जो महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक, गोवा है, इसके पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सह्याद्री। अगला क्वेश्चन की पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की तरफ तो यह है सतमाला, पीर पंजाल, नागा और कैमूर पहाड़ियां। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी तो ये है राजस्थान में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है?
तो ये है गुरु शिखर। देखिए अरावली को अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना पर्वत कौन है तो अरावली, लेकिन अरावली का जो उच्चतम शिखर कौन सा है तो ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर है कहाँ तो ये है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम के दिशा में क्रम कौन कौन सा है? पूर्व से पश्चिम तो ये है नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। नंदा देवी को अभी आपने देखा कहाँ पे है तो यूके में, मतलब कि उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में स्थित पर्वत शिखर कौन नहीं है? तो ये है गोसाई नाथ। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, कहाँ पे, किनके बीच में है जो कुल्लू घाटी है? तो ये धौलाधार तथा पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में है। और मेलांग घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जोकू घाटी कहाँ पे स्थित है? तो नागालैंड में। और सांगला घाटी कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था किसको? ये है नाथुला दर्रा को। माड़ा पहाड़ी दर्रा कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, माड़ा पहाड़ी दर्रा। जोजिला पहाड़ी दर्रा कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बरनिहाल दर्रा कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा, तो अभी आपने देखा कि नाथुला दर्रा को कब खोला गया था? 2006 में। क्यों? तो भारत और चीन के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये सबको पता है कि जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, लेकिन नीति दर्रा कहाँ पे है? तो नीति दर्रा है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए उसी तरह जो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। बूम ला दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जिलेप ला दर्रा कहाँ पे है? तो सिक्किम में। मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड में। सिक्की ला दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये है सियाचिन। सियाचिन के ग्लेशियर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगला है कि भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में कौन आता है? तो ये है मिनिकॉय द्वीप। अगला क्वेश्चन की पर्वतीय दलों का पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम बताइए। जो पर्वतीय दल है उनका पश्चिम से पूरब की तरफ सही क्रम बताइए। तो ये है सिप्किला, लिपुलेख और नाथुला तथा बोमडीला। हिमालय में हिम रेखा कितनी कहाँ है? हिमालय में हिम रेखा तो ये है 4300 से लेके 6000 मीटर के बीच पूर्व में। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। हालांकि इससे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले टिसीथ नामक समुद्र हुआ करता था, जो कि दो पर्वतों को टकराने के बाद यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन की चोरावाली ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? चोरावाली तो ये है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनद से के पिघलने की गति क्या है? तो जो हिमालय का हिमनद है ये सबसे तेज गति से पिघल रहा है। और उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड के कुमायूं में, कुमायूं वाले क्षेत्र में। तो ये है मिलाम हिमनद। अगला क्वेश्चन की भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किससे हुआ है? जो भारत के दक्कन के पठार है यहाँ पे जो बेसाल्ट का निर्मित लावा है, यहाँ पे जो लावा है उनके शैल का निर्माण किससे हुआ है? तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है क्रिटेशियन युग में। मेघालय का किस पठार का भाग है? मेघालय किसका भाग है? तो ये है प्रायद्वीपीय खंड का। अगला क्वेश्चन की भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं किस टाइम पे? भारत के अतिरिक्त तो ये है पैलियोजक महाकल्प में। अगला क्वेश्चन की छोटा नागपुर पठार का सबसे अधिक घना बसा जिला धनबाद है। तो ये किस लिए जाना जाता है? धनबाद तो यह खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए जाना जाता है धनबाद को। अगला क्वेश्चन की छोटा नागपुर पठार क्या है? तो यह अग्र गंभीर है, अग्र गंभीर। और अगला क्वेश्चन की मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली तथा बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन स्थित है? इनमें से मतलब ऑप्शन 1, 2, 3 तथा 4 इनमें से कौन अरावली तथा बिंद श्रृंखलाओं के बीच में है? तो यह है मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और दंडकारण्य भारत में कहाँ पे है? तो ये मध्यवर्ती क्षेत्र में है, क्योंकि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों मध्यवर्ती में है।
अगला क्वेश्चन कि भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है? तो ये नापा जाता है चेन्नई तट से। अगला क्वेश्चन कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो ये है प्रवाल उत्पत्ति का। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? जो लक्षद्वीप है हमारे यहाँ, तो उसमें कुल मिला के 36 द्वीप है। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? मतलब कि जो हमको जल क्षेत्र मिलता है समुद्र में, तो ये है 12 समुद्री मील तक। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मतलब कि सारे स्टेट की लंबाई आपको बताना है जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, तो 7500 किलोमीटर। और गुजरात में सबसे अधिक समुद्र, भारत में सबसे अधिक समुद्र तट की रेखा किसकी है? तो ये है गुजरात का। और भारत में तट रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो ये है 9। आप गुजरात से काउंट करना शुरू करेंगे और आपको यहाँ उड़ीसा तक आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था, ये कहाँ पे था?